हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सैयद काविश अब्बास है और मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का कारण क्या है और मैं आप लोगों के सामने क्यों आया हूँ, ये सारी बातें अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा। ये मेरा एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की एज एन एस्पिरेंट। जैसे कि आप लोग अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, फाइनल ईयर में होंगे या अभी आगे फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ होगा, तो बहुत ही अभी दुविधा में चल रहे होंगे, कभी समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत बड़ी डिलेमा होती है। जिस फेज़ में आप हैं इस वक्त, वो फेज़ से मैं गुजर चुका हूँ। तो मैं ये बहुत अच्छे से समझता हूँ कि इस वक्त आप लोगों को क्या बीत रही है, क्या समझ में क्या चीज़ें दिक्कत आ रही है और क्या क्या आप लोग को फेस कर रहे हैं इस वक्त प्रॉब्लम्स। तो मैं आप लोगों के सामने अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं सैयद काविश अब्बास, करेंटली आई एम वर्किंग एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एट अ ग्रुप बी पोस्ट इन ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि जिसका सिलेक्शन CGL SSC CGL के थ्रू होता है। एक ग्रुप बी पोस्ट है ये। और दूसरी चीज़, मैं इससे पहले भी बैंकिंग्स और रेलवेज में जॉब कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने बैंक्स में RRB PO, IBPS PO, क्लरिकल पोस्ट, SBI क्लर्क, मैंने ये सारे एग्जाम्स निकाले हैं। मैंने यहाँ पे जॉब भी की है। और इससे पहले मैं रेलवेज में भी एक बार मैंने जॉब निकाली थी, तो NTPC में। तो वो सारी बातें मैं अपनी जो भी मेहनत की, मैंने जो जो गाइडेंस मिली, जैसे मैंने एक्सपीरियंसेस वो किए, मेरे पास जितने अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस, मैं सबको सम अप करके इस वीडियो में आप लोग को बताना चाहूँगा। तो ये सारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा जिन जिन तक पहुँच पाए, खासकर जो एस्पिरेंट हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो चाहते हैं कि बीटेक करके ग्रेजुएशन करके, जैसे कि मैं अब करूँगा, मैं बीटेक खुद हूँ, तो मैंने ये बीटेक बोला। अदरवाइज आप बीटेक, क्योंकि अभी आज की डेट में बीटेक इज जस्ट लाइक अ सिंपल ग्रेजुएशन। आज की डेट में 70% लोग बीटेक कर रहे हैं। लेकिन बीटेक करने के बाद, जैसे कि मैं बीटेक किया, मैंने उसके बाद समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है लाइफ में आगे। तो मैंने बहुत कुछ मैंने फेस किया, मेरे साथ फेलियर्स भी बहुत हुए, रिजेक्शंस भी बहुत मिले। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने बीटेक भी ऐसे ही कर लिया था जैसे कि उस वक्त ट्रेंड चल रहा था। अभी भी आज की डेट में थोड़ा बहुत ट्रेंड बाकी है, लेकिन लोगों में अभी भी अब आज की डेट में लोग समझने लगे हैं कि बीटेक इज जस्ट लाइक कि मतलब आपने एक सिंपल ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद आप अगर एक्सपर्टीज है आपकी तो आप उस फील्ड में आगे बढ़िएगा। अदरवाइज अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं कहूँगा बीटेक ना करके आप सिंपल ग्रेजुएशन करिए, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा सरकारी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो जो चीज़ें, जैसे कभी लाइफ में, लाइफ इज जस्ट लाइक दिस, जैसे आपका वो होता है ना, कभी अप्स आएंगे कभी डाउन्स आएंगे, तो आप लोग को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ये ऐसे चलता रहेगा zigzag। आप ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी अगर आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए ये बस सोचिएगा कि मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें मेरा कोई प्रॉफिट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो मेरे लिए ये कोई प्रोमोशनल वीडियो या किसी भी तरह का प्रॉफिट ओरिएंटेड वीडियो नहीं होगा। जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरा एक क्लियर मैसेज है कि जितने भी एस्पिरेंट इस वक्त सीरियस हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी खासकर ये सीजन आया हुआ है, SSC CGL के भी नोटिफिकेशन आए हैं, प्लस CHSL भी लाइनअप है। तो आप लोग अगर तैयारी करना शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार मेरे बारे में देखिए, ये वीडियो देखिएगा, तो कुछ आप लोग को इससे कुछ मिलेगा, एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हम, तो जिससे आप लोग को मोटिवेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर भी करिएगा, ताकि कोई बहुत से होंगे जो लोग होंगे जो एट दैट पॉइंट, जब हम फेलियर फेस करते हैं तो उस वक्त बहुत बुरा लगता है। अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आए थे बैंकिंग के, खासकर अप्रैल में रिजल्ट आते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। तो उसमें आप लोग हताश या निराश मत होइएगा बिल्कुल भी। लाइफ हमेशा चलती रहती है। एक बार नहीं तो दूसरी बार ट्राई करिए, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार ट्राई करिए। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए। मैं अपने अगर नंबर ऑफ एग्जाम्स बताऊं तो मैंने 50+ एग्जाम्स दिए हैं, जिसमें मतलब 100+ एग्जाम दिए, जिसमें मैंने मेंस वगैरह दिए हैं। तो 50+, अगर मैं काउंट करने जाऊं तो 50+ हो चुके हैं। अभी भी आज की डेट में मैं एग्जाम देता हूं। मैंने 8 साल से लगातार मैं प्रिपरेशन के मोड में भी था, मैं जॉब भी कर रहा था। मैं अभी सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या फेस किया और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, क्या क्या स्ट्रैटेजीज मैंने अपनाई। तो प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगी। तो प्लीज़ ये शेयर करिएगा और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम सैयद काविश अब्बास है और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में होम पोस्टेड हूँ, लखनऊ में। इसके पीछे भी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि लखनऊ की पोस्टिंग मुझे कैसे मिली। अब मैं शुरू करता हूँ। पहले ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है, जिसमें मैंने बताया कि मैं यहाँ पे आपको ऑफर लेटर्स वगैरह मैं अपने सारे शेयर करूंगा, दिखाऊंगा।
ये मेरा इंट्रोडक्शन है। साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे एक एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन दे रखा है, जिसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर 2 की डेट जो है, टायर 1 की डेट है अपनी 13 अगस्त और 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, जो कि एक्सपेक्टेड है। और इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो आपकी 4 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में है। तो प्लीज आप लोग ये ध्यान रखिए कि अभी हम लोग के पास सिर्फ 10 दिन बचा है, सीजीएल के फॉर्म्स लाइनअप हैं, भरिए आप और प्लीज इसको जल्दी से जल्दी भर दिए। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, वरना एसएससी की साइट का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कब लास्ट मोमेंट पे हैंग कर जाए, ना चल पाए, कुछ दिक्कत आ जाए तो आप कहीं पीछे ना रह जाएं। तो प्लीज, और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं वो जहां तक मुझे लगता है सबने फिलअप कर भी दिया होगा। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ आपको ये वीडियो को ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं करेंगे, एक सिंपल वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन होगा, मेरे लाइफ के जो मेरे उतार चढ़ाव हुए, जो मैंने फेस किया वो मैं बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग ये वीडियो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा इंट्रोडक्शन होगा, ये मैं खुद हूँ और ये मेरे कुछ पुरानी फोटोज मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे हुआ। पहले हम लोग बात करेंगे कि स्टेजेस इन लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट, जो कि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट अभी भी हूँ और पहले भी था। मैंने आज से 8 साल पहले मैंने जब ये शुरू किया था तो मैं बीटेक करके जस्ट निकला था। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले कुछ लोगों ने मुझे बताया कि एमटेक कर लो, एमटेक में बहुत स्कोप है। कुछ ने कहा कि अरे तुम आईईएस की तैयारी करो, गेट क्वालिफाई करो, गेट की तरफ जाओ, गेट क्वालिफाई करो, उसमें आपको जॉब मिलेगी, पीएसयू वगैरह। ऑल्दो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं बचपन से ही मैंने तैयारी की, मैंने पढ़ाई की तरफ मैं बहुत कोशिश किया, तो लेकिन मैं उतना एक्सेल नहीं कर पाया, कभी भी मैं स्टडीज़ में उतना एक्सेल नहीं किया। तो इन बीटेक ऑल्सो मैं नॉर्मल एक सिंपल वो था, मीडियोकर बीटेक इंजीनियर था, बीटेक होल्डर डिग्री थी। तो उसमें भी मेरे साथ ये था कि उसके बाद अब मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे लिए यही था कि आफ्टर बीटेक मुझे क्या करना चाहिए। तो एक मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो वो लोग अपना एमटेक की तैयारी करने के लिए गेट की कोचिंग करना स्टार्ट किए। तो मैंने भी उधर गेट की तरफ चला गया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मुझे तो बिल्कुल मतलब ये जो आज आप लोग के लिए पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सोशल मीडिया और ये यूट्यूब है वगैरह है, तो इसलिए आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाते हैं। आप लोग को ये भी पता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पता है कि कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, जो कि जिसको नहीं पता है वो मैं बताऊंगा। बाकी मैं सारी जानकारी दूंगा और जितने भी अपडेट्स आएंगे मैं सारे आप लोग को इस चैनल पे देता रहूंगा। आप लोग को सारी बातें, सारी जितने भी एस्पिरेंट्स की जितनी भी करियर वाइज वो सजेशंस होंगे, टिप्स होगी, ट्रिक्स होगी, वॉटेवर, खासकर मैथ्स में, स्पेशली क्वांट में लोगों को सबसे बड़ा फेयर है क्वांट का, तो वो मैं दूर करूंगा क्योंकि मेरे क्वांट में नंबर बहुत आते थे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जस्ट कि आप लोग खुद भी मोटिवेट होंगे जब मैं दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा। अभी मैं शुरू करता हूँ ये स्टेजेस इन लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट। तो पहले हम लोग की लाइफ में क्या क्या होता है, जैसे कि मैं बताया था कि बीटेक करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है ये कन्फ्यूजन जो होता है हम लोग की लाइफ में। ये जो होता है ना, ये कन्फ्यूजन क्या करता है, हम लोग का टाइम वेस्ट करता है। यहाँ पे हम लोग का टाइम वेस्ट होना शुरू होता है क्योंकि हम लोग इसके बाद अभी बीटेक किया, जैसे ग्रेजुएशन किया आपने, बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, वॉटेवर, आप लोग उसके बाद समझ नहीं पाते हैं कि हमको परस्यू क्या करना है एज अ करियर ऑप्शन। मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन अब उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें आप लोग का जो टाइम जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर आप सही गाइडेंस मिल जाए या सही अप्रोच लगा लिया आपने, तो आप यहीं से टाइम अपना यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने जो वीडियो लेके आया हूँ, मैं इसीलिए लाया हूँ कि ये जो टाइम है ना, ये आप बचा सकिए अपना। देखिए मेहनत जो है ना, वो एक सब्जेक्टिव चीज है। मेहनत पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, कोई कम मेहनत करेगा, और रिजल्ट भी बहुत ही मतलब भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। लक फैक्टर भी काम करता है इसमें, लेकिन आपका हार्डवर्क भी होगा इसमें। 90% हार्डवर्क होता है, 10% लक होता है। बाकी आप जहां तक कि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल में क्या है कि आप लोग जो है अगर तैयारी कर रहे होंगे, सीरियसली तैयारी करेंगे, तो 99% चांस है कि आप लोग 6 महीने साल भर में कोई ना कोई नौकरी हासिल कर लेंगे, अगर सीरियसली तैयारी करोगे। अदरवाइज आपने अगर ये सोचा कि मैंने फॉर्म भर दिया है और मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो ये आज की डेट में कभी पॉसिबल नहीं है। आपसे कहीं ज्यादा एलिजिबल लोग लाइन में लगे हुए हैं, पीएचडी स्कॉलर्स लगे हुए हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताने की जरूरत नहीं है अपने इंडिया में कितना ज्यादा है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है कि हम लोग को ये कंफ्यूजन अपनी लाइफ से हटाना है। तो ये जो मेरा पर्पस सबसे बड़ा है, ये यही है कि मैं ये कंफ्यूजन जो आपका फेज है ना, ये नहीं आने देना चाहता। तो अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, तो मैं आप लोग को इस बारे में बताऊंगा कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। आप एज अ सिंपल ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या परस्यू कर सकते हैं, किस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को पता तो है कि सरकारी नौकरी अच्छी है,
लेकिन किस तरह की नौकरियां होती हैं, कैसी तैयारी होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, ये सब जानकारी किसी को नहीं है। अभी बहुत लोगों को क्लियर नहीं है इस बारे में। जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो प्रो लेवल पे हैं, जो पुराने वेटरन्स हैं, उनकी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे इसमें ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, फिर वो अपर स्केल की जॉब के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। जैसे ग्रुप सी से ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप बी के बाद ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें भी 50% आपको 70% आप कहेंगे कि जो आपको एस्पिरेंट मिलेगा, जिससे आपको कंपटीशन है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, जो आपको कंपटीशन होगा वो आपको ऑलरेडी वर्किंग वाले से होगा। तो इसलिए इसमें मेहनत का आपका थोड़ा और ज्यादा इंपैक्ट है कि आप मेहनत जितनी ज्यादा करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंफ्यूजन जोन को हम लोग को दूर करना है। इसमें हम लोग को टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आप डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करियर फोकस करना है, मैं उसी डायरेक्शन में आप चलना शुरू कर देंगे। दिक्कत क्या है कि आप यहाँ खड़े हो गए, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, किस रास्ते पे मुझे जाना है। और ये पता है कि तीनों रास्ते पे कहीं ना कहीं आपको गोल है, मतलब आपको मिलेगा कुछ ना कुछ मंजिल है, लेकिन आप अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आपको किस रास्ते पे चलना है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा गोल क्या है। तो ये पहले आपको डिसाइड करना होगा। इसके लिए सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना हम एक अपना अगला जो लाएंगे वीडियो, उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपके वो हो सकते हैं स्ट्रेटजीज, क्या अपना सकते हैं, मतलब किस किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है और किस तरह से आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और जैसे आप कुछ एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स होते हैं, कुछ में सीरीज ऑफ एग्जाम्स होते हैं, कुछ में खाली इंटरव्यू से मतलब विदाउट इंटरव्यू हो जाता है, कुछ में इंटरव्यूज भी होते हैं। तो ये सारे क्लियरिफिकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। फिलहाल हम लोग वापस आते हैं, ये बात करेंगे हम लोग पहले टाइम वेस्ट वगैरह की। इसमें हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिल्कुल भी। दूसरी चीज हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि ये है, देखते हैं कि राइट ट्रैक, वर्क ऑन एनालिसिस एंड परसिवरेंस। ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो हम बता रहे हैं ना, ये राइट ट्रैक, वो वही चीज है कि जो अभी हमने बताया ना कि जैसे आप खड़े हैं और तीन रास्ते हैं, तो इनमें से आपने कौन सा ट्रैक चूज करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप तीनों में जाने की सोचेंगे तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपको एक रास्ता जरूर चुनना है जो आपका कहीं ना कहीं एक गोल या डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचाएगा फिर आपको। तो ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्राई करिएगा कि आप वो समझ जाइए और किस तरफ जाना है आपको। जैसे कि बैंक ऑप्शन है, एसएससी ऑप्शन है, यूपीएससी ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर भी एक ऑप्शन कहते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसलिए कहेंगे हम क्योंकि हर किसी का सरकारी की तरफ इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अगर प्लीज सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये जरूर बात करना चाहूंगा, इस बारे में बताना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी किसी फैमिली प्रेशर या पीयर प्रेशर में आके या किसी के कहने पे आके सरकारी नौकरी की तैयारी ना करें। वरना क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका टोटल होगा टाइम वेस्ट होगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा इससे और टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि आप जो चीज करना चाह रहे हैं ना, जिसकी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, वो आप मन से नहीं करेंगे, आपके दिल से नहीं होगा कि आप प्राइवेट, मतलब आपका मन में होगा कुछ और करने को, लेकिन आपको फैमिली का प्रेशर है या आपने सोचा कि लोग कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी तो हम भी करेंगे। तो उससे अल्टीमेटली आप धीरे धीरे करके 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल वेस्ट कर देंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है अपने पास ना, जो चीज लिमिटेड है वो है ये एज हम लोग के पास बहुत लिमिटेड है। एक बंदा 21 से स्टार्ट करता है अपना करियर, 21 से 30 के अराउंड उसके जो 9 ईयर्स हैं, बस यही है उसके पास। ये बात आपको हार्श लगे थोड़ा, लेकिन यही है रियलिटी कि 21 से 30 में अगर आपने कुछ कर लिया तो कर लिया। और अगर 21 से 30 भी नहीं, हम कहेंगे 21 से 27 में, इनिशियली आपको 21 से 21 ईयर्स ऑफ एज से 27 ईयर्स ऑफ एज में एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब या अर्निंग जिसे कहेंगे हम लोग, सोर्स ऑफ अर्निंग आपको कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं और मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि 21 से 27 ईयर्स ऑफ एज के अंदर ही आपको ये चीज अचीव करनी है। तो उसके लिए क्या है कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं जैसे, तो ये आपको माइंड एकदम मेकअप करके रखना है कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर, आई विल नॉट गो फॉर गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट प्रिपरेशन। क्योंकि गवर्नमेंट प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है। अगर आप सीरियसली, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे साथ के दोस्त फ्रेंड सर्कल में भी हैं जो अभी भी आज की डेट में भी तैयारी ही कर रहे हैं। मतलब उनका कोई पेपर नहीं निकल रहा है, प्री निकल जाता है तो मेंस नहीं निकलता है। कई लोग, चलिए ये तो फिर भी बेटर है कि आपका प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स बताता हूँ, XYZ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी उनका प्री भी नहीं निकल पा रहा है। तो उससे क्या है, मैं SSC एंड बिलो, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, बैंकिंग्स की। मेरा कोर यही है, SSC एंड बैंकिंग्स। बाकी इससे ऊपर के ग्रुप ए एग्जाम जैसे होते हैं ना, UPSC वगैरह, इस बारे में मैं, क्योंकि मैंने खुद नहीं कभी तैयारी की, तो मैं आप उस अभी इतना
कैपेबल भी नहीं हूं कि मैं आप लोग को इस बारे में कुछ बता सकूं। मैं जो बता सकूंगा जो मैंने खुद पर्सनली मैंने अचीव भी किया है, मैंने ट्राई भी किया है, मैंने सक्सीड भी किया है, मैंने फेलियर भी फेस किया है। तो ये सारी चीजें मैंने एसएससी एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वगैरह में फेस किया है, तो मैं ये सारी बातें आपको बता पाऊंगा। तो इसमें हम बता रहे थे कि आपको ये एज में, इस एज में आपको अर्निंग शुरू करनी है। तो पहले इसके लिए हम लोग को राइट ट्रैक पे आना सबसे जरूरी है। फिर वर्क ऑन एनालिसिस। आप कुछ भी करेंगे तो उस पर एनालिसिस आप जरूर करिएगा। आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें एनालिसिस करना होगा आपको। मतलब आपने एक स्टेप भी लिया ना, तो उसमें आपको पहले ये सोचना है कि ये स्टेप से मेरा फायदा है कि नुकसान है। करियर वाइज में बात कर रहा हूँ। एज अ पर्सन आप कुछ भी करिए, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप अगर करियर वाइज देखिए तो इसमें जो है आप जो भी करिए तो आप ये चीज जरूर सोचिएगा कि इसका एनालिसिस करिए कि कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं है, कहीं इसमें आपका टाइम तो नहीं चला जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा एज एंड टाइम है। टाइम की बात मैं कर रहा था भाई, ठीक। तो अब इसमें परसिवरेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। यहाँ पे ये परसिवरेंस है। अब इस परसिवरेंस की जो बात हम कर रहे हैं ना, परसिवरेंस का मतलब ये होता है कि नॉट गिविंग अप। सबसे बड़ी चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने लाइफ में गिव अप नहीं किया कभी, तो आप विनिंग पोजीशन में हैं। मतलब आप समझ लिए कि आपने गिव अप नहीं किया। अगर कभी आपने गिव अप नहीं किया, आप ट्राई करते रहे, तो ये मान के चलिए कि रास्ते, जैसे यहां से आपने शुरू किया तो रास्ते टेढ़े मेढ़े जरूर हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन होगी। अब आप यहां से चले, आपने टर्न पे देखा कि अरे आपका टर्न आ गया या डेड एंड तो नहीं है, तो आप गिव अप कर गए यहीं पे, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आप एंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आपको डेस्टिनेशन कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए कभी भी आप ये चीज ध्यान रखिएगा, परसिवरेंस जरूर रखिएगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बहुत ही हार्ड जर्नी होती है। पर्सनली इमोशनली भी स्ट्रेस आता है, बहुत तरह से दिक्कतें आती हैं लोगों को इसमें, तो लोग गिव अप कर देते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं खुद भी इमोशनल हुआ जब मैं फेलियर्स फेस करता था, मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। कई कई महीने मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश करता रहा, और जब रिजल्ट आए तो मेरा फाइनल सिलेक्शन ना हो पाए। ऐसा मैंने बहुत फेस किया है, तो मैं अपने बारे में भी बताता हूँ। इन डेप्थ नॉलेज एंड प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए, इन डेप्थ नॉलेज चीजों की आपको रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप जिस चीज की तैयारी करिएगा तो उस पर इन डेप्थ नॉलेज जरूर लीजिएगा। कोई भी पेपर आप ऊपर से पढ़ के सोचेंगे कि निकल जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए जो है मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी। कोई अगर ये कहता है कि भाई मैंने फॉर्म भरा था, मेरी किस्मत से निकल गया, तुक्के से निकल गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको तैयारी करनी है, जॉब पानी है, अर्निंग करनी है। गोल आपका क्लियर है, आपको जॉब पानी है, अर्निंग करनी है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है और गिव अप नहीं करना है। ये मूल मंत्र है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा और पेशेंस फुल रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी टाइम टेकिंग जरूर है, बट ये मान के चलिए कि रिजल्ट डेफिनेटली आएगा आपका। यहाँ पे आप अचीव जरूर करेंगे कुछ ना कुछ। तो हम लोग वापस आते हैं, ये बता रहे थे कि हम इन डेप्थ नॉलेज आपको रखनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, जैसा कि सभी जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट तो कोई नहीं है, पहली बात तो ये कि परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी आता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट इज नथिंग, कोई परफेक्ट नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट टेंड्स टू परफेक्ट होता है। क्या है एक्चुअल में आपको बताता हूँ कि वो परफेक्ट नहीं होता है, बट परफेक्ट के बराबर ही होता है। तो ऑलमोस्ट आप परफेक्ट की तरफ अचीव कर रहे होते हैं। तो ये परफेक्शन क्या है? परफेक्शन मेरी डेफिनेशन जो होगी ना परफेक्शन की, वो ये होगी कि आपने कोई चीज ट्राई की, आपने ये गोल सेट किया, आपने उसके लिए वर्क किया, आपने स्ट्रेटेजी बनाई और आपने वो चीज एक्सेल कर ली, आप वो चीज पा गए। तो जब आपको वो गोल अचीव हो गया ना, तो वही आपके लिए परफेक्शन है। दैट्स इट। परफेक्शन की मीनिंग ही यही है। आपको एज एन एस्पिरेंट यही डेफिनेशन याद रखनी है कि परफेक्शन का मतलब यही होता है। फिर हम लोग बात कर रहे थे सक्सेस की। तो जब आप ये कर लेंगे ना, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी। जैसा कि रणछोड़ दास चाचर भी कहते हैं 3 इडियट्स में कि काबिल बनो काबिल, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो आपको वही करना है, इन डेप्थ नॉलेज लेनी है, काबिल बनना है। काबिल जब आप बन जाएंगे तो सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। ठीक है। अब हम अपना कुछ पर्सनल सेटबैक्स शेयर करेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि मैं खुद भी बहुत ही इमोशनल हुआ था। कई बार मैंने कई बार गिव अप करने की कोशिश की, वो हुआ मेरे। मैंने सोचा कि अब प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, क्योंकि बीटेक किया है, बीटेक भी टाइम वेस्ट हो रहा है, गैप हो जाएगा। बहुत सारे थॉट्स आते थे दिमाग में कि मैंने बीटेक किया, मैं साल भर कुछ नहीं कर पाया, तो उसके बाद मुझे लग गया था 1 साल लग गया था मुझे लगभग आफ्टर बीटेक। क्योंकि ये बात अलग है कि बीटेक के बाद अभी मैं बताऊंगा आपको कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया। पहले मैं अपने सेटबैक्स बताता हूँ। सेटबैक्स मतलब कि जो चीज़ें
मेजर फेलियर है, ये मेजर फेलियर है मेरी लाइफ में, क्योंकि इससे पहले फेलियर्स तो बहुत आए। फेलियर्स जो है ना वो सबकी लाइफ में आते हैं, बहुत लोग नहीं बताते हैं, बहुत लोग बता देते हैं। फेलियर का डिफिनेशन क्या होता है वैसे बताएं? फेलियर्स वही फेस करता है जो काम करता है, जो किसी चीज पे वर्क करेगा। अगर कोई ये कहता है, पहले तो ये समझिएगा, कोई अगर ये कहता है कि किसी ने फेलियर फेस ही नहीं किया उसने, तो समझ लीजिए या तो वो बंदा कुछ नहीं करता है या वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर जो कुछ नहीं करेगा तो उसने कुछ किया ही नहीं, तो उसको क्या पता फेलियर क्या होती है, सक्सेस क्या होती है। और फेलियर जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जिसने फेलियर फेस किया है वो खुद भी एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को, मन में वो जरूर करेगा, भले ही हो सकता है वो पब्लिकली ना बताए, लेकिन बहुत लोग होते हैं ना कि नहीं बताते हैं अपना, कि अरे हमने जो है ये हमने तो पहली बार में निकाल लिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये पेपर निकल गया। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाली चीज़ तो आप समझ लीजिए ये तो बहुत बड़ा एक वो है, क्लिक बेट समझिए इसको, ये एक बेट है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आने ना, ये फर्स्ट जैसा कोई कुछ नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, आपको गोल अचीव करना है। मेन है सिलेक्शन। आप सिलेक्शन पाते कब है ये मैटर करता है। आप ये नहीं मैटर करता कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तब निकल गया, सेकेंड अटेम्प्ट था देखो मेरा निकल गया, तो ये मैटर नहीं करता। परसिवरेंस, बात वहीं पे आती है, कंटिन्यूटी रखनी है आपको, तैयारी करते रहना है, वो रास्ता नहीं छोड़ना है, यू टर्न नहीं लेना है या रुकना नहीं है। तो अब हम आपको बता रहे थे जैसे कि मेजर सेटबैक्स क्या क्या होते हैं। सेटबैक्स जो आपके लाइफ में आ सकते हैं, मतलब मेरे लाइफ में जो आए थे मैं उस बारे में बताऊंगा आपको। हाँ अब ठीक है। तो ये मेजर सेटबैक्स जो मेरी लाइफ में आए थे, वैसे तो बहुत सारे आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो इनिशियल स्टेज में मैंने जो किया था ना, मैं स्कोर कार्ड नहीं मेरे पास उसका, वरना मैं आपको बताता कि मैंने आरआरबी पीओ जो मैंने सबसे पहले लाइफ में एग्जाम दिया ना, वो रीजनल रूरल बैंक का दिया है। आरआरबी का मैंने पीओ एग्जाम दिया था, ऑफिसर स्केल जो होता है ना। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी कि मैं आगे इसके बाद जब मैंने दिया था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब था ना, फर्स्ट टाइम मैंने दिया ये आरआरबी पीओ। तो मेरे जीएस में जो नंबर आए थे ना, जीए कहते हैं वहां पे, जनरल अवेयरनेस, वहां जीएस नहीं आती, जीए आती है। उसमें मेरे जो नंबर आए थे वो आए थे -2। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं किसी को स्यूडो मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, जो है वो हकीकत है, ये रियलिटी है। मेरे जीए में नंबर आए थे -2। स्कोर कार्ड मुझे देख के मुझे खुद लगा था कि क्या मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो मैं धीरे धीरे शुरू कर चुका था, मुझे पता भी नहीं था कि कैसे क्या करना है। मैंने अपने अपने सोर्सेज से खुद से देखा था और लोगों से पता चलता गया कि बैंकिंग कर लो। लोग बताने लगे कि बैंक पीओ फॉर्म आया, फॉर्म भर दो। तो मैंने फॉर्म भरा, तो मेरे फर्स्ट टाइम विदाउट प्रिपरेशन था ये, ऑल्दो मैंने कभी कुछ प्रिपरेशन नहीं किया। तो मेरे -2 नंबर आए थे जीए में, नेगेटिव मार्किंग होती थी, मैंने अटेम्प्ट पूरा किया। और बाकी के नंबर मुझे नहीं आते, लेकिन मुझे जीए के नंबर जरूर याद है उसमें। बैक इन आफ्टर, मतलब मैंने बिफोर 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, 2016 में मेरे साथ ये हुआ था। उसके बाद अब और भी बहुत सारे फेलियर्स हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको, 50+ एग्जाम्स मैंने दिए हैं, 50+ मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। प्री तो मैंने बहुत दिए हैं, मैंने मेंस दिए हैं जिसमें से 6 तो मेरे सीजीएल मेंस है, सीजीएल मेंस दिए हैं। बाकी बहुत सारे इंटरव्यू उसके दिए हैं, इंटरव्यूज मेंस सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, ठीक है। तो 50+ होंगे। फिर हम लोग आते हैं इस पे। अब देखिए जो सेटबैक्स की बात कर रहे थे ना, तो पहले देखिए सबसे बड़ा सेटबैक मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा सेटबैक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं एसबीआई पीओ, जो कि आप जानते हैं बैंकिंग फील्ड में सबसे प्रीमियम जॉब है, जस्ट लाइक क्लास 1 ऑफिसर है ये बैंकिंग फील्ड का, आफ्टर ग्रेड बी। सबसे बड़ा जो होता है ना वो होता है ग्रेड बी। ये सारी बातें ना अभी हम आपको बताएंगे, आप लोग को लग रहा होगा ग्रेड बी क्या होता है, या पीओ वगैरह तो जानते होंगे लोग। आरबीआई में होता है ये ग्रेड बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे प्रीमियम जॉब होती है ये टॉप नॉच जॉब है। अगर ये कोई तैयारी कर रहा है तो उसको यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, पहले ही बता दें। उसके लिए ये वीडियो नहीं है, उसके लिए मैं अभी माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना लेवल या कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसके लिए मैं आपको डिस्कस करके आप कुछ बता सकूं अपनी तरफ से। हाँ, मैं एसबीआई, बैंकिंग, एसएससी वगैरह में आपको सब कुछ बताऊंगा। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। एसबीआई पीओ में मेरा फाइनल सिलेक्शन था, ना कि प्री मेंस। देखिए इसमें क्या होता है ना, एसबीआई पीओ में पहले होता था प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर होता है आपका एक लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह, मतलब जिसे आप थर्ड स्टेज समझ लीजिए। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, सीपीटी कहते हैं उसको, ठीक है। फोर्थ स्टेज होता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन, एंड पीआई, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो मैंने एसबीआई में, सोचिएगा, पेशेंस देखिएगा यहाँ पे, वही मैंने कहा ना, परसिवेरेंस की बात कही आपसे।
कि मैं लगातार ट्राई कर रहा था, और जब मेरा सिलेक्शंस के नंबर थोड़ा मैं प्री वगैरह क्लियर करने लगा तो मोटिवेशन आने लगा। एक टाइम आएगा आप कभी, जब आप लोग लाइफ में क्या होगा कि धीरे धीरे करके मोटिवेट मतलब होना शुरू होंगे कि आपको खुद रिजल्ट दिखने लगेगा। बस कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होने देना है आपको, डेली जितना टाइम आप निकालते हैं उसमें पढ़ाई करनी है। ये मान के चलिएगा, अगर आपने ये छोड़ दिया तो एक दिन 2 दिन आपको लगेगा कि चलो ब्रेक ले लेते हैं, तीसरे दिन से आप खुद ही किनारे होना शुरू हो जाएंगे, और वहीं पे आप लैग कर जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ये मान के चलिएगा कि आपको डेली पढ़ाई करनी है, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ। आपने 3 घंटा निकाला है, 4 घंटा निकाला है, 2 घंटा निकाला है, लेकिन निकालना है, पढ़ना है। हम लोग बात कर रहे थे एसबीआईपीओ की, इसमें प्री निकाला, फिर मेंस निकाला, देन सीपीटी हुआ, वो भी कर लिया, फिर जीडीपीआई पे आया। अब आप देखिए मेरे मार्क्स वगैरह की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको देखिए मैं जितनी मार्कशीट्स मेरे पास मिली, मार्कशीट्स हुई, स्कोर कार्ड हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वो सब आप देखिएगा, उससे आपको मतलब एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि रियलिटी क्या है। देखिए लोग बताने को बहुत कुछ बताएंगे, ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। मैं ना आपसे कोई झूठ बोलूंगा, ना मैं आपको जबरदस्ती का मोटिवेट करूंगा। आपको खुद डिसाइड करना होगा। आप देखिए और फिर समझ के डिसाइड करिएगा और आगे बढ़िएगा। ये मत सोचिएगा कि इसके आगे मतलब आप अगर कुछ सिलेक्शन नहीं होता है या कहीं फेल हो जाते हैं तो वो दी एंड है। दी एंड कभी नहीं होता है, ट्राई करते रहना है। हाँ, एज के अंदर करना है, एज लिमिट है आपकी, उसके अंदर ही हम लोग को ट्राई करना है, ठीक है। ये मेरा नाम सैयद काविश अब्बास, जैसा बताया मैंने आपको। अब देखिए ये मेरे मार्क्स हैं टायर 2 के, मेंस के। मेंस में ऐसे नंबर आए थे, 102 नंबर आए थे मेंस में, और जनरल का कट ऑफ गया था 93, ठीक है। 93 कट ऑफ में मेरे थे 102 नंबर, लगभग 9 नंबर आगे हम, ठीक। इसके बाद आप देखिए नीचे यहाँ पे, इसमें ग्रुप एक्सरसाइज हुई जीडी, 20 नंबर का था, मेरे आए 15 नंबर। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में 30 में से आउट ऑफ 30 आई गॉट 25, आउट ऑफ 50 टोटल मिले मुझे 40 नंबर, आउट ऑफ 50, ठीक। तो ये 50 में 40 नंबर आए, दैट इज ऑलमोस्ट मतलब अच्छे नंबर थे। ये सोचिए मेरा लेवल आ चुका था, मैं एक साल तैयार, ये 2018 की बात है, ये 2018 का है। हाँ देखिए ये अक्टूबर 2018 की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो 2015-16 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मुझे 1-2 साल लगा था, तैयारी कर रहा था मैं, ठीक है। तो ये समझिएगा, उसके बाद ये इसके रेशनल प्रोपोर्शनलिटी में नंबर ले आते हैं, आउट ऑफ 100 कन्वर्ट किया जाता है। तो आउट ऑफ 100 जो है ना, मेरे जो नंबर आए थे वो आए थे 50.69, 50.69, ठीक है। 50.69 ये मेरे नंबर थे आउट ऑफ 100। आप ये मत समझिएगा कि कट ऑफ कितना जाता है, सिलेक्शन कैसे होता है, ये नंबर ना आपको ये समझना है कि कट ऑफ से ऊपर लाना है, बस कितना भी जाए बस कट ऑफ से ऊपर हो। ये जरूर ध्यान रखिए, कट ऑफ निकल गया आपका, फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ के ऊपर है, बस कट ऑफ निकालना है, ये समझना है। आपको टॉप नहीं करना है, आपको 100 में 100 नहीं लाने, 90 नंबर नहीं लाने, 100 में 90 नंबर नहीं लाने आपको। ये मत सोच के चलिएगा कभी टॉप करना है, आपको इतना भी नहीं करना है, आपको बस सिंपल कट ऑफ निकालना है। पर्पज हमारा है नौकरी लेना, उसमें पीएचडी नहीं करना है, ठीक। 50.69 में जो जनरल का कट ऑफ था वो आप देखिए यहाँ पे, जनरल का कट ऑफ था, अब मैं आपको दिखाता हूँ जनरल कट ऑफ जो था वो था 50 पॉइंट, रुकिए, 50.79, समझ रहे हैं आप। डिफरेंस हुआ 0.1 का, 0.1 का डिफरेंस है। मतलब ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये 0.01 मार्क, ये लाइफ चेंजिंग पॉइंट था मेरे लिए। एक नंबर भी नहीं है, आधा नंबर भी नहीं है, ये है 0.1। तो आप उस वक्त सोचिए, मेरी मतलब आप समझिएगा कि रिजल्ट आया, प्री निकाला, मेंस निकाला, सीपीटी निकाला, जीडी हुआ, इंटरव्यू हुआ, होपफुल थे हम काफी उस वक्त। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपने पर्सनल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा आपको, मैं बताऊंगा कि ये चीजें मैंने फेस की, ये फेलियर है मेरा सबसे बड़ा, लेकिन इसके बाद मैंने गिव अप नहीं किया। जो मैं आपसे वही कहूंगा कि गिव अप नहीं करना है कभी भी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एग्जाम एक पार्ट है आपका, नौकरी भी एक पार्ट है, लेकिन लाइफ चलती रहती है, लाइफ में पूरे अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। तो कभी आपको ये मत सोचना कि आप यहीं पे आपका दी एंड हो गया, दी एंड कभी नहीं होता, चलती रहती है लाइफ। तो 0.1 से यहाँ पे मैं लूज कर गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट उस पे। अब देखिएगा सीजीएल 2022 की बात करो, अभी ये थोड़ा रिसेंट है, ठीक। इसके बीच में जो चीजें हुई हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे। सीजीएल 2022 में क्या हुआ, सीजीएल 2022 में मेरे स्कोर था 87 आउट ऑफ 19 मैथ्स,
मतलब समझ रहे हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 30 होते हैं क्वेश्चन, जिसमें से मैंने 29 अटेम्प्ट किए थे, 29 के 29 ऑल वर करेक्ट, दैट इज व्हाई आई गॉट 87 आउट ऑफ 90 इन मेंस, नॉट इन प्री। सीजन में 2 ही राउंड होते हैं, एक होता है प्री होता है, एक होता है मेंस, सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में एक सीपीटी भी होता है छोटा सा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्लीज जुड़े रहिएगा इस वीडियो से, और इसके आगे जो भी मैं डालूंगा वीडियो इस चैनल पे आप जरूर देखिएगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा पर्सनल भी चीजें, इसमें जो भी बातें होंगी मैंने जो फेस किया वो भी बताऊंगा, और आपको गाइडेंस भी दूंगा। और मैं जो जैसे मैथ्स में मुझे मतलब जितनी भी ट्रिक्स वगैरह आती है, जो भी आता है, जैसे आपको अटेम्प्ट करना है तरीका वगैरह, मैं पूरा बताऊंगा। इनफैक्ट मैं सिलेबस भी आपसे वो कराऊंगा, पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। पूरा धीरे धीरे करके मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा वीडियो रहेगा, और उसमें मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा हर टॉपिक को। मैथ्स में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स मुझे अच्छे से कमांड है इस पे, ठीक है। मैथ्स में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 90 नंबर लाया जा सकता है। यहाँ पे मेरा स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड भी आप देख सकते हैं, ये देखिए स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं 87 मार्क्स थे मेरे मैथमेटिक्स में। ये पेपर 2 की बात करें, प्री में मेरे 148 नंबर पे, कट ऑफ उस वक्त 116 गया था, उस साल 116 कट ऑफ था, मेरे 148 नंबर थे। तो आप समझ रहे डिफरेंस कितना ज्यादा था, ठीक है। अभी देखिए आप इसमें क्या था, यहाँ पे आपको रेड से, हाँ तो ये देखिए कट ऑफ उस वक्त 116 था, 116 नंबर का था, मेरे 148 नंबर आए थे। यहाँ पे मेंस में देखिए मैथ्स में 87 नंबर आए थे, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में 74 नंबर आए थे मेरे, 74 मार्क्स आए थे। कंप्यूटर्स में 41 आए थे। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, कंप्यूटर्स को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, वो आप जब तैयारी लास्ट में करिएगा, इसके लिए मैं बता दूंगा आपको, जब एक बार प्री निकाल लेंगे तो कंप्यूटर्स में 60 में कैसे लाना है नंबर, ठीक है। कभी मैं बता रहा हूँ आपको टॉप नहीं करना है, 60 में 60 का टारगेट नहीं रखना है, आपको इतना लाना है कि आपका पेपर निकल जाए, बस बात ये। और मैंने सीजीएल मेंस देखिए, मैंने लिखा ना 5 बार मैंने अटेम्प्ट किया सीजीएल मेंस, प्री नहीं, प्री तो मैंने दिया था, मैं हर साल सीजीएल देता था। सीजीएल क्योंकि मेरा एक वो था कि मैं सीजीएल की ग्रुप बी पोस्ट की नौकरी मुझे पानी थी, अल्टीमेटली मुझे मिली भी है आईसीआर में, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मिली थी, क्या हुआ था, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं आपको। यहाँ पे ये जो हुआ, इसमें टोटल स्कोर जो मेरा आया था ना, वो करीब 298 था, और 305 या 303 पे जो है ना, जो मुझे पोस्ट चाहिए थी वो मिल रही थी, 303 या 305 पे। वो मेरे जीएस में नंबर बहुत कम आते हैं, जनरल अवेयरनेस में उस वक्त बहुत कम आते थे, खासकर 27 नंबर आए थे आउट ऑफ 75। दैट इज वाई मेरा नंबर यहाँ पे जो लैग बिहाइंड हुआ ना, वो यही था। अदरवाइज मुझे उसी वक्त मिल जाती 2022 में, जो मुझे 2024 में मिली। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे ये 2 साल जो वेस्ट हुए ना, और ये भी मेरा यूज हो सकते थे जो 2 साल में वेस्ट हुए। उससे पहले मैं ऑलरेडी वर्किंग था, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है ना, वो 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है बैंक में, और 1 साल का एक्सपीरियंस है सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या किया मैंने, कि जिसकी वजह से मैं बैंक में इतने साल से हूं। उसके बाद भी मैंने वर्किंग होते हुए, मैं प्रॉपर वर्किंग था, बैंक में जॉब कर रहा था, जबकि बैंक की जॉब बहुत हेक्टिक होती है, तब भी मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे निकलना था बैंक से, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो था वो सीजीएल की तरफ ज्यादा था। आपका दोनों तरफ हो सकता है, अगर किसी को जॉब पानी है तो बैंकिंग भी अच्छी है, तो इंश्योरेंस भी अच्छा है, सीजीएल भी अच्छा है, वॉट जो मिल जाए आपको ज्वाइन कर लीजिए। कभी आप ये मत सोचिएगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, प्लान बी जरूर रखिएगा लाइफ में। प्लान बी इसलिए रखिए ना, क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे जो प्लान ए सोचते हैं वो ये प्लान बी क्यों सोचना, जब प्लान ए की तरफ आप इतना वो कर रहे हैं, वरना आप डिमोटिवेट होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि प्लान ए फेल हो जाता है, आपके हाथ में ये नहीं है कि आप जितना भी 100% देंगे, गारंटीड नहीं है कि रिजल्ट आपको मिल ही जाए, कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो आपको प्लान बी की तरफ जरूर रखना है, एक बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए लाइफ में, बैकअप प्लान जरूरी है हर चीज का। तो प्लान बी रहेगा ना, तो प्लान बी एक ऑप्शन बना रहेगा आपके पास। जैसे कि लोग कहते हैं ना, मैं ऑफिसर रैंक की तैयारी करूंगा, मैं पीओ की तैयारी करूंगा, मैं क्लर्क की तैयारी नहीं करूंगा, मैं क्लर्क का फॉर्म ही नहीं भरूंगा। ऐसे भी मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे बहुत सारे लोग जानने में हैं जो क्लरिकल की तरफ देखते नहीं थे। उनको लगता था कि क्लरिकल की जॉब कौन करेगा, अरे क्लर्क कौन भरेगा, मैं तो बैंक पीओ बनूंगा, मैं ऑफिसर रैंक के लिए ग्रुप बी पोस्ट भरूंगा, सीजीएल भरूंगा, सीएचएसएल नहीं भरूंगा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि पैटर्न दोनों का सेम है, और खासकर थोड़ा सा लोअर साइड होता है जो आपका ग्रुप सी पोस्ट होती है या क्लरिकल पोस्ट होती है, यानी कि सीएचएसएल होता है या फिर क्लरिकल जो बैंक्स में होते हैं, उनका थोड़ा सा लोअर साइड या लाइटर साइड पेपर होता है ऑफिसर रैंक से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन आप अगर सिर्फ स्टिक करेंगे कि ऑफिसर बनना है, मान लीजिए अगर आप कई बार अटेम्प्ट देते गए, जैसे कि मैंने अभी दिखाया ना
SBI PO में मैं जहां तक गया ना, उसके बाद जो अगर सोचिए आपका प्लान भी ना हो आपके पास, मेरे पास प्लान भी था तो मैं आगे बढ़ गया, अदरवाइज प्लान भी ना होता तो क्या करते आप। अब मैं आपको बताता हूं जो आगे वॉट आई हैव अचीव टिल डेट, क्या क्या मुझे इस पूरे उसमें मैंने क्या अचीव किया है। मैं बताया था ना, मैंने 2016 में बीटेक जब कंप्लीट हुआ 2015 में, तो उसके बाद मैंने गेट की तरफ में ट्राई किया। मुझे पता ही नहीं था, मैं इतना कंफ्यूज था कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। जैसा कि आप लोग भी होंगे आज की डेट में भी, अभी आप लोग भी डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा बीटेक या ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट हो गया है, बीए कंप्लीट हो गया, बीएससी कंप्लीट हो गया या बीकॉम जो भी है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। ये मैंने ना कुछ टाइम वेस्ट किया, वो टाइम आपका बच सकता था कि यहाँ पे ऑल्दो मैंने देखिए मैंने तैयारी की, क्योंकि मुझे गेट की तरफ बताया गया कि गेट भाई इंजीनियरिंग की हो तो गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, वरना डिग्री की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वरना तुमने बीटेक क्यों किया। तो मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि मैंने बीटेक क्यों किया, मुझे भी करना चाहिए, ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ये मेरे लिए टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे। ये चीज जो मैंने की ना, ये मेरा टाइम वेस्ट हुआ। अदरवाइज मैं डायरेक्टली तैयारी करता और मैं सीजल की तैयारी करता तो मेरा सीजल निकल जाता या कुछ हो जाता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स और लाइफ में लेसन हैं, हर चीज के लेसन आते हैं। तो इसमें देखिए मुझे एमटेक मिला था रिमोट सेंसिंग एंड GIS में, ये चीज जो मिली थी ना, ये मेरा गेट का परसेंटाइल था 92.313, बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन मुझे फिर भी मिल गया था स्टाइपेंड के साथ। उस वक्त स्टाइपेंड जो भी रहा हो वो मुझे मिला था, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको शेयर किया कि मैंने देखिए मैं टेक्निकल साइड था, फिर मैंने स्विच किया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया मुझे यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद मैं तैयारी करना स्टार्ट किया और सबसे पहला जो देखिए मेरा पेपर निकला वो था PO का। IBPS PO में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और मुझे बैंक ऑफ इंडिया मिला था, जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस। अब सोचिए उस टाइम मेरे ये वो थी कि मैंने ना कभी देखा ही नहीं था बैंक की तरफ, मुझे पता ही नहीं था कौन सा बैंक अच्छा होता है, कौन सा बैंक बेकार होता है, कौन में किस में नॉर्थ में पोस्टिंग मिलती है, किस में साउथ में पोस्टिंग मिलती है। अब सोचिए जब प्रेफरेंस बनने की बात आई तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया को ऊपर रखा, मैंने साउथ के बैंक ऊपर रखे, इंडियन बैंक को ऊपर रखा, जबकि इंडियन बैंक में पोस्टिंग नीचे चेन्नई साइड मिलती है, साउथ में मिलती है, और मुझे चाहिए था नॉर्थ बेल्ट। और बैंक ऑफ इंडिया मिल गया, बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टिंग कहाँ मिली, मलाड मुंबई। मुंबई मलाड पोस्टिंग मिली तो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैंने पोस्टिंग में मतलब मेरे लिए अच्छा है क्या, मुझे समझ नहीं आया। अब ऑल्दो मेरे लिए जॉब थी पर मैं मतलब ये ऑफिसर रैंक की जॉब मिली तो मुझे करना ही था। लेकिन इसी बीच मैं बताऊंगा आपको कि मल्टीपल सिलेक्शन हुए थे मेरे, तो मैंने क्या परस्यू किया, क्या आगे किया। तो ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, ये देखिए मैंने कहा ना मैं आप लोग को अपॉइंटमेंट लेटर शेयर करूंगा, हर चीज़ का मैं दिखाऊंगा। ये मेरा डिटेल्स है, आप देख सकते हैं नाम वगैरह। और ये देखिए IBPS CWE PO ग्रेड मैनेजमेंट JMGS स्केल 1 ऑफिसर, ठीक है। ये मुझे मिला था तब, ये मुझे तैयारी करने में लगभग मुझे लगा होगा 2 साल करीब, जो है 2 साल लग गया था मुझे। बीटेक के 2 साल बाद मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन जो इसमें हुआ था, गेट हुआ था, उसके पहले मेरा ये था। अब मैं बात करता हूँ आपसे, ये क्लरिकल में भी मैंने कहा ना मैंने सारे पेपर दिए हैं। कभी मत सोचिएगा कि क्लरिकल को नहीं देंगे, आप सिर्फ ऑफिसर के लिए नहीं बने हैं, ये मत सोचिएगा, ठीक है। आप मोटिवेट होइए, आप एम रखिए, अपना एम जरूर रखिएगा, ये ऑफिसर रैंक का एम जरूर रखिएगा, एम हमेशा अच्छा होना चाहिए देखिए। लेकिन इसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि ना ये भी एक अच्छी इनकम देगा आपको। इसमें ना इनिशियल जो होती है ना, वो भी आज की डेट में जो इनिशियल सैलरी होती है क्लरिकल की वो 45K है, 45,000 रुपये पर मंथ, 45,000 रुपये जस्ट फॉर डूइंग अ सिंपल क्लरिकल जॉब, वो आपको मिल रही है यहाँ पे। थोड़ा सुकून है, रिलैक्सिंग है, आप इसके आगे कुछ भी तैयारी कर सकते हैं, इसको परस्यू करते हुए। क्लरिकल जॉब करते करते आपके पास बेनिफिट ये होता है कि आप तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैं अब ये बताऊंगा आपको कि मैंने PO की जॉब क्यों छोड़ी, वहाँ पे IPS PO क्यों छोड़ा, बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन। फिर मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ था क्लरिकल इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक मिला। इलाहाबाद बैंक का ये अपॉइंटमेंट लेटर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ हर चीज़। मैंने कहा ना ये इलाहाबाद बैंक में मुझे मिला था क्लरिकल कैडर, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, फिर देखिए फिर मेरा हुआ RRBs। अब RRBs के बारे में लोगों को पता ही होगा, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, IBPS रीजनल रूरल बैंक्स। इसमें मुझे मिला था प्रथमा बैंक, मेरा सिलेक्शन हुआ, प्रथमा बैंक मुझे अलॉट हुआ। तो मैंने प्रथमा बैंक ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे पोस्टिंग इसमें कोई गांव में रूरल मिली थी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है रूरल बैंक्स में कि आपको विलेज एरिया को ही सर्व करना होता है, रूरल साइड आपको रहना होता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा वो था कि इसके आगे मैं तो अपना करियर को यहीं पे एंड करना पड़ता कि RRB में ही रहता मैं लाइफ टाइम। लेकिन मुझे था कि मैं SSC की तरफ ज़्यादा जाना था, SSC मेरा टारगेट था कि मुझे SSC में ही कुछ चाहिए, मुझे चाहिए, मेरा गोल था ये। लेकिन देखिए गोल के लिए मैं ये नहीं रहा कि मैंने खाली SSC के लिए ही तैयारी की, मैंने साइड बाय साइड रखा, मैंने कुछ ना कुछ प्लान भी लेके रखा कि मुझे अर्निंग आनी शुरू हो जाए।
एक बार अर्निंग आने लगी, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो भी आपसे कहता है ना कि अरे क्लरिकल की जॉब के लिए बुरा भरो या ये ना करो, आप डायरेक्ट ऑफिसर के लिए तैयारी करो, तो मत करना ये चीज़। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आपको लोगों ने बताया भी हो या ना बताया हो, लेकिन मेरे पास जितने भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, इसमें प्रथमा बैंक मिला, इसमें भी हमको मिला था। फिर हाँ, फिर हम आते हैं रेलवेज में। रेलवेज में एनटीपीसी एग्जाम्स होते हैं ना, आरआरबी एनटीपीसी, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। इसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट में आता है आपका स्टेशन मास्टर आता है, गुड्स गार्ड आता है, कमर्शियल अप्रेंटिस होता है, ट्रैफिक अप्रेंटिस होता है, सीनियर क्लर्क होता है, ये सारी पोस्टें होती हैं। इसमें ग्रुप बी से लेके ग्रुप डी तक होती है। ग्रुप बी मतलब कि 4200 4600 ग्रेड पे की जॉब्स होती हैं। ग्रुप सी में 1900 2000 की ग्रेड पे की जॉब होती है। ग्रुप सी और डी, अभी डी को मर्ज कर दिया है, सी में ही कन्वर्ट कर दिया है, तो सी और डी एक ही इक्विवेलेंट है। इसमें क्या था, इसमें मुझे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर मिला था या फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर चॉइस थी मेरे पास। 4200 ग्रेड पे की जॉब थी, उस टाइम पे 4200 ग्रेड पे की जॉब मुझे मिली थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक, इंडियन रेलवेज, जो बहुत लोग का ड्रीम जॉब भी होता है कि रेलवे में जॉब करना। गवर्नमेंट एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो ये मेरा फोटो इग्नोर करिए आप, आगे देखिए। इसमें देखिए, फिर मैंने एसबीआई क्लरिकल क्वालिफाई किया था, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे लिए ये था कि मैंने इसमें क्यों कंटिन्यू किया जॉब। अब देखिएगा, बहुत लोग कहते थे कि तुमने यार आरआरबी पीओ छोड़ दिया, प्रथमा बैंक पीओ छोड़ा, बैंक ऑफ इंडिया पीओ छोड़ा, ऑफिसर रैंक की नौकरी थी, रेलवेज भी छोड़ दिया, और तुमने यहां पे कंटिन्यू किया। इसमें क्यों कंटिन्यू किया? क्योंकि मेरे पास इसके सबसे बड़े दो रीजन थे। पहला रीजन और दूसरा रीजन। देखिए, पहला रीजन तो मेरा ये था कि पोस्टिंग, क्योंकि क्लरिकल में आपकी पोस्टिंग जो होती है ना विद इन स्टेट होती है। ऑफिसर में मुझे मुंबई मलाड मिली थी, आरआरबी या रेलवे में मुझे विद इन स्टेट नहीं मिल रही थी, मुश्किल थी। मुझे यहाँ पे मिल गई थी एसबीआई क्लरिकल में पोस्टिंग, घर से 150 किलोमीटर दूर पे, तो ईजी हो गया था मेरे लिए, आना जाना काफी आसान था। वीकेंड्स पे मैं आ जाता, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे हॉलीडे होता था, तो उसमें मैं घर चला जाता। ठीक, अब यहाँ पे पोस्टिंग की बात हो गई। दूसरी चीज हो गई आपको टाइम। यहाँ पे टाइम की बात करते हैं। टाइम हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम एक एक मिनट एक एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप कभी भी टाइम वेस्ट मत करिए। क्लरिकल में आप फिक्स टाइम जॉब है, 10 से 5 नौकरी की, घर आ गए, घर आके आप फ्रेश हुए, तैयारी की, फिर 7 बजे से आप स्टार्ट करते हैं, तो आप 2 घंटा 3 घंटा निकाल के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं वर्किंग होते हुए। सैटरडे संडे अलग की बात है। तो उसमें मुझे ये थोड़ा बहुत मैंने जो अचीवमेंट्स वगैरह हैं वो लगा रखे हैं। ये देखिए, ये भी मेरा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, आपका देख सकते हैं, ये एसबीआई का है, स्टेट बैंक का है। ठीक, तो ये जॉब मिली मुझे। अब देखिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये भी एक, देखिए मैंने बताया ना, लाइफ में ऐसे ऐसे होता है, कभी आपकी लाइफ ऊपर होगी, कभी आपकी लाइफ नीचे होगी। तो आपको कभी ये नहीं सोचना कि एक मोमेंट पे आपको लगेगा कि अरे यार सब जो प्लान किया था सब बेकार हो गया, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। लाइफ है, लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि लाइफ में आप जो चाहेंगे जरूरी नहीं कि वही हो। तो आपको जो सिचुएशन आएगी उसको फेस करना है, उसके बारे में सोचना है, वो उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, उसी हिसाब से प्लान करना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक, अब हम बात करेंगे जैसे कि आईसीआर का एग्जाम था। अब देखिए, आईसीआर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट्स, जो ग्रुप बी पोस्ट होती है ना, जो मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी अभी करेंटली वर्किंग हूँ वहां पे। इसमें क्या हुआ था, सबसे बड़ी चीज अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये थोड़ा मेरे लिए भी बहुत ही पर्सनल ही इससे मेरा अटैचमेंट है, मैं आपको इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा था ये चीज। देखिए, आई मेट विद एन एक्सीडेंट डे बिफोर माई टायर 3 पेपर ऑफ आईसीआर। देखिए, मैंने टायर 1 निकाला था, टायर 2 निकाला था आईसीआर का। ठीक, आईसीआर जो कि अब सीजीएल ही करा रहा है, सीजीएल एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है ये जो होता है ना, ये एसएससी सीजीएल ही कराता है। तो अब आप जब भी सीजीएल का फॉर्म भरेंगे ना, तो इसमें एक आईसीआर की पोस्ट आपको मिलेगी। अभी जितने भी रिक्रूटमेंट्स आ रहे हैं ना, वो सीजीएल से ही है। इसमें क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। जैसे दिसंबर में 12 दिसंबर को 13 दिसंबर को मेरा सीपीटी होना था, टायर 3 जो था वो कंप्यूटर, देखिए प्री हुआ, मेंस हुआ, देन एक एसे राइटिंग हुआ था डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर मोड पे, थर्ड राउंड। ये एक्चुअली टायर 4 होगा, मतलब उसको टायर 3 नाम दिया था, लेकिन टायर 4 था, ये 4th राउंड था। इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट था, मतलब कि हमको टाइपिंग करनी थी, एक्सेल शीट बनानी थी, पावर पॉइंट बनाना था। अब सोचिए, एक दिन पहले 12 दिसंबर को मेरा हो जाता है एक्सीडेंट, मुझे आ जाती है चोट। ये चोटें लग गई, मेरे हाथ की हालत हो गई थी, मेरे फेस की हालत ये थी, और मैं काफी काफी मतलब ऐसे हालत में था कि मुझे लगा था कि अब यहाँ पे एंड है। मैं ऑलरेडी वर्किंग था, मैं एसबीआई में जॉब कर रहा था, चाहता तो मैं वहीं पे गिव अप कर देता और मैं वहीं रुक जाता कि चलो ठीक है, एसबीआई तो है ही, मुझे क्या जरूरत है इसकी तैयारी, क्या एएसओ या ग्रुप बी पोस्ट लाने की क्या जरूरत है। ठीक है,
लेकिन मेरे अंदर मैंने कहा ना, मुझे चाहिए था कि मुझे जॉब तो करनी है एसएससी में ही। मेरा टारगेट, मेरा गोल था, मुझे ग्रुप बी पोस्ट चाहिए, ग्रुप ए या ग्रुप बी, इससे नीचे नहीं है। लेकिन प्लान बी मेरा वर्क कर रहा था, प्लान बी मैंने रखा था, वो मेरा काम कर रहा था। उस वजह से मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे मिली और मुझे कॉन्फिडेंस भी आया। तो ये सारे एक्सपीरियंस ना मैं इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। अब सोचिए ये हालत में मैं गया दिल्ली, स्टिल वेंट टू कृषि भवन दिल्ली फॉर सीपीटी एंड डी। ये मैं गया था। अब ये देखिए ना, इसमें मेरी जो हालत है, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, मेरे हाथ सूजे हुए हैं। ये मेरा कजिन है, ठीक। मैं गया था कजिन और भाई के सपोर्ट से, मैं गया वहां पे ये सीपीटी और डीवी में, ठीक है। अब वहां सोचिए सबसे बड़ी चीज, लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसी हालत में मैं गया हूँ, यहाँ पे स्टिचेस लगे हैं, सारे मार्क्स मेरे अभी भी निशान पड़े हैं। मैं वहां पे गया, मैंने टाइपिंग दी प्रॉपर, मैंने वो क्या, यहाँ पे वीगो लगे हुए थे, मैंने पेन किलर्स लिए, पेन किलर्स के इंजेक्शन लेके मैंने तब दिया और मैंने क्वालिफाई भी किया। और अब देखिए ये चीज, आप मुझे ना फाइनली सिलेक्शन मिला, होम पोस्टिंग मिली, जिसका मैंने मतलब जो मेरा टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो गया। क्योंकि पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं धीरे धीरे आपको शेयर करूंगा, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। तो इसमें क्या था, मुझे होम पोस्टिंग चाहिए थी, मुझे होम पोस्टिंग चाहिए थी और वो मुझे फाइनली मिल गई। मैं आपको बताऊंगा मुझे होम पोस्टिंग के लिए मैंने कितनी तैयारी की थी। मैंने प्लान था, मेरा जो गोल था ना, ये वो अचीव हो गया। यहाँ पे मैं आके मैं सेटिस्फाई हो गया क्योंकि मुझे ग्रुप बी जॉब मिल गई थी। और पहली चीज मुझे होम पोस्टिंग मिल गई, दूसरी चीज मुझे ग्रुप बी जॉब मिल गई, एसएससी सीजीएल वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गोल हो गया अचीव। यहाँ पे मैं थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मुझे मिल गया। और ये देखिए, ये है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, ये देखिए आईसीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स में मैं अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ। तो ये मुझे मिला है 2024 में, ठीक। और ये आप देख सकते हैं, मैंने जॉब यहाँ पे स्टार्ट कर दी, फाइनली मेरा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो गया। और ये था मेरा एंड ऑफ द स्टोरी। तो आप इससे आपको काफी अंदाजा मिला होगा। देखिए अब मैं वही बता रहा था एक चीज कि what winning is to me is not giving up. What winning is to me is not giving up. No matter what's thrown at me, I can take it and I can keep going. सबसे बड़ी चीज है ना कीप गोइंग वाली बात। वही बात मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक बता रहा हूँ कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। लाइफ में बहुत सारे फेजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। आपने मेरा अप्स एंड डाउन देखे, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को बेटर इससे कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस इसीलिए शेयर किए हैं कि मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट या प्रॉफिट ओरिएंटेड कुछ नहीं है। मेरा केवल और केवल एक ही काम था कि मैंने जो चीज़ें लाइफ में फेस की हैं, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं, वो मैं आप तक बताऊं, ताकि आप डीमोटिवेट मत होना जब आप फेलियर को फेस करना। जब फेलियर फेस करोगे तभी आप सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ोगे। एक स्टेप फेलियर इस आगे बढ़ रहे हैं आप, उसी एक स्टेप फेल होने की वजह आप ये समझिए कि वो आपने एक स्टेप क्रॉस किया है। आप फेलियर से ही होके गुजरेंगे, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो व्हाट विनिंग इज टू मी इज नॉट गिविंग अप, दैट इज 100%। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये चीज जो है ना 100% करेक्ट है। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कभी गिव अप नहीं करना है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, इस चैनल पे कंटिन्यू रखिएगा। मैं आगे भी वीडियोस ले आता रहूंगा और आप लोग को बताता रहूंगा कि आगे कैसे क्या करना है। सीजीएल या एसएससी बैंकिंग और वगैरह की भी बताऊंगा, अपडेट्स देता रहूंगा, सारे वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा, प्लस आपको सारे गाइडेंस वगैरह दूंगा। पर्सनली आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरी दे रखी है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ये एफर्ट को आप एक वो कर सकते हैं, शेयर दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वॉट एवर। इसमें बस मेरा यही है कि आप लोगों तक ये बात रखिएगा, पहुंचाइएगा कि कभी भी कुछ भी हो जाए आपको गिव अप नहीं करना है। आई कैन टेक इट एंड आई कैन कीप गोइंग। आपको कीप गोइंग है, बस ये चीज देना कि कीप गोइंग जरूरी है लाइफ में। लाइफ में दिस इज नॉट ओनली अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और करियर के लिए बात नहीं है। ये जो कीप गोइंग और नॉट गिविंग अप वाली बात है ना, ये बेसिक चीज है। ये लाइफ जीने का तरीका ही है हम लोग का। लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। मेरे भी लाइफ में अभी मैं देख के लग रहा है कि मैंने होम पोस्टिंग पा ली, मेरी लाइफ सॉर्टेड हो गई, बट ऐसा नहीं है। ये चीजें प्रोफेशनली अच्छी लग रही है, लेकिन पर्सनल लेवल पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये लाइफ सॉर्ट हो जाती है, लाइफ एकदम 100% स्मूथ हो जाती है। हाँ, बेटर हो जाती है, जो अभी आपकी कंडीशन है उससे बेटर हो जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि आपका एकदम 100% सब कुछ सेटिस्फैक्शन हो जाए और सब एकदम स्मूथ हो जाएगा। कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहेगी, बट आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है और हमेशा कीप गोइंग।
ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और मैं आपको करियर वगैरह के बारे में बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट आपको टॉपिक होगा वो पहले हम इसमें आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ग्रेजुएशन करने के बाद लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, जो मैंने बताया था आपको इनिशियली कि टाइम वेस्ट वाला जो फेज है ना, उसको बचाने का तरीका क्या है। तो उसके लिए आप लोग जुड़े रहेगा, आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा, नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा आपको, उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, नमस्कार।